नमस्कार। फिर एक बार मैं आप लोगों से बातचीत करने के लिए आया हूं। अक्षय कुलकर्णी ऐसा नाम है मेरा। आज के विषय की शुरुआत करने से पहले आप सब लोगों से मैं हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो पॉडकास्ट करूंगा, बनाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। ऐसा कह लीजिए कि मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ आपको इतना कहना चाहता हूं कि आर माधवन की फिल्म आई है रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट। प्लीज़ 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 थिएटर में जाकर वो फिल्म देखिए। जब पृथ्वीराज आई थी तो मैंने स्पेशल पॉडकास्ट बनाकर आपको रिक्वेस्ट करी थी, वैसी रिक्वेस्ट आज भी करूँगा। ये फिल्म मैं खुद देख चुका हूँ, बहुत अच्छी फिल्म है। बच्चों को, पूरे फैमिली को साथ में लेकर जाइए और दिखाइए कि एक साइंटिस्ट के साथ हमारे देश में क्या हुआ था। मैं हाथ जोड़कर आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ अपने बच्चों को लेकर जाइए, अपने फैमिली को लेकर जाइए और जल्दी जाइए, वरना ये फिल्म थिएटर से निकल जाएगी। मैंने देखा कि इस फिल्म को बनाने के लिए करीब 100 करोड़ का खर्चा आया है, उसमें से 10-12 करोड़ भी अभी तक रिकवर नहीं हुए। इसका जो कंसर्न है वो मैं अलग से आपको बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल फिर एक बार हाथ जोड़ के मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट ये पिक्चर थिएटर में जाकर आप लोग देखें। तो चलिए आज के मेरे विषय की मैं शुरुआत करता हूँ यहाँ पर। तो आज आपने टाइटल देख लिया होगा कि भारतीय जनता पार्टी सच में गुनहगार है क्या? क्या सच में भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना जो है, शिवसेना में हाल ही में जो हुआ है वो सब बीजेपी ने करवाया है क्या? इन सवालों के ऊपर, इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए आज मैं आप लोगों से बातचीत करना चाहता हूँ। तो ये बातचीत को मैं शुरू करूँ इससे पहले आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैं बीजेपी का सपोर्टर हूँ या फिर मैं सिर्फ बीजेपी को हमेशा प्रमोट ही करता हूँ। इस एंगल से ये डिकोडिंग मैं नहीं करूँगा, बल्कि जेन्युइनली अंदर से मुझे जो लगता है और जो फैक्ट्स है उनको लेकर ये मैं आपके सामने रखूँगा। क्योंकि बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि मैं हमेशा बीजेपी की अच्छाई आपको बताता हूँ, मैं बीजेपी का और मोदी जी का अंध भक्त हूँ। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो नहीं है वो नहीं है। मैं बहुत गर्व से आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं बीजेपी का सपोर्टर हूँ, लेकिन अंधभक्त नहीं हूँ। आज अगर बीजेपी अच्छा काम कर रही है तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि बीजेपी अच्छा काम नहीं कर रही? उसमें मेरा वैयक्तिक स्वार्थ कुछ भी है नहीं। अगर होता तो शायद बात अलग होती, लेकिन मेरा स्वार्थ कुछ है ही नहीं, तो मैं झूठ क्यों बोलूँ? अब अगर उद्धव ठाकरे, उनके साथ मेरा कोई पर्सनल एनिमोसिटी होती मेरे मन में, या फिर कांग्रेस के बारे में या फिर और लोगों के बारे में, और मैं इस तरह से करता तो बात अलग थी ना ही बीजेपी में मेरे कोई रिश्तेदार है या फिर बीजेपी मेरे ग्रैंडफादर की पार्टी है, और ना ही बाकी के लोग मेरे एनिमी हैं। लेकिन देश हित में जो मुझे अच्छा लगता है, देश हित में जो मुझे सही लगता है, वो मैं हमेशा बोलता हूँ और बोलते रहूँगा। यहाँ पर एक चीज़ को मैं अंडरलाइन करके आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि एक दौर ऐसा था जब मैं बाला साहब ठाकरे जी का बहुत बड़ा एडमायरर रहा हूँ। आज नहीं एडमायर करता, आज रिस्पेक्ट करता हूँ मैं उनको, लेकिन मैं उनका फैन नहीं हूँ, ऐसा आप कह सकते हैं। उन्होंने जो काम किया है उसके बारे में मैं संतुष्ट नहीं हूँ, इसलिए मुझे वो अच्छा नहीं लगता। अगर उनके हाथ में इतनी ही कैपेसिटी थी तो एक बार भी उनके होते हुए शिवसेना फुल फ्लेज्ड सत्ता में क्यों नहीं आई? इतनी बड़ी बड़ी बातें तब उस ज़माने में हुआ करती थी, उसमें से फैक्ट निकल के कुछ भी नहीं आया। अगर कंपैरिजन किया जाए बाला साहेब ठाकरे जी का और नरेंद्र मोदी जी का, तो मोदी जी के पास क्या संसाधन था? मोदी जी के पास पार्टी भी नहीं थी। एक बार बाला साहेब ठाकरे खुद बता रहे थे कि आडवाणी जी उनको बोल रहे थे कि नरेंद्र भाई के बारे में आपको क्या लगता है, मुझे आपकी राय चाहिए, हमारे पार्टी में कुछ ऊपर नीचे हो रहा है। तब बाला साहब ठाकरे ने भी कहा था आडवाणी जी को कि नरेंद्र मोदी गया, गुजरात गया। आप निकाल के देखिए, ये बाला साहब ठाकरे जी का वक्तव्य है। तो उस सीन से वो बाहर आके देश के प्रधानमंत्री बनते हैं सिर्फ और सिर्फ देश की सेवा करने के लिए। तो वो मुझे अच्छा लगता है। इस तरह से अगर हमारे बाल ठाकरे भी करते तो मैं उनको पूजता। इसलिए आपकी इंटेग्रिटी अलग बात है, आपका मोटिवेशन अलग बात है, आपके अंदर क्या चल रहा है अलग बात है, और आप काम क्या कर रहे हो, ज़मीन पर आपने काम कितना किया है, काम क्या किया है, ये अलग बात है। तो जब इस तरह से मैं टैली करके देखता हूँ तो वो बहुत करिज्मेटिक पर्सनालिटी थी, इसमें कोई दो राह नहीं है। उनकी पर्सनल लाइफ में तो मैं जाना भी नहीं चाहता,
लेकिन जहाँ तक आउटपुट का सवाल है, जहाँ तक प्रोजेक्ट रिपोर्ट का सवाल है, प्रोग्रेस रिपोर्ट का सवाल है, तो मैं डिसअपॉइंट हो जाता हूँ। खैर, एक ज़माने में इन्होंने मेरे दिमाग को इस तरह से कैप्चर किया था कि यू कांट इवन बिलीव। जब ठाकरे साहब की डेथ हुई थी ना, बाला साहब की, तो मैं इतना अंदर से टूट चुका था, सच में आपको नहीं बता सकता। मैं फॉलो करता था मैं उनको, और बहुत ही ब्लाइंडली फॉलो करता था। बहुत अच्छे लगते थे मुझे वो। क्यों अच्छे लगते थे? क्योंकि वो बहुत अच्छा बात करते थे, टू द पॉइंट बात करते थे, दो टूक बात करते थे, लाग लपेट के बिना बात करते थे, तो वो मुझे अच्छा लगता था। तो एक ज़माने में अगर मैं उनका एडमायरर रहा हूँ, तो आज उनकी शिवसेना को मैं क्रिटिसाइज क्यों कर रहा हूँ, या फिर आज उनके काम के बारे में भी मैं क्वेश्चन मार्क क्यों लगा रहा हूँ? वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं मेरे देश के बारे में सबसे पहले सोचता हूँ। मेरा देश सबसे पहले आता है, और उसके बाद बाकी के जो भी है। देखो, ये लोग कोई फिल्म स्टार नहीं है कि मैं पागलों की तरह इनकी पूजा करूँ और या फिर इनके पीछे पीछे दौड़ूँ। ऐसे नहीं हो सकता। अगर इनके हाथों से कुछ अच्छा काम नहीं हुआ तो नहीं हुआ। अब जब शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले जी को राज्यसभा भेजना था, तो बाला साहब ने उसको बिन विरोध करके दिया था, जो मेरे को अच्छा नहीं लगता। देखो, आपकी फ्रेंडशिप है, इसलिए आप लोगों के साथ क्यों चीट कर रहे हो? आपकी फ्रेंडशिप जो भी है, लेकिन आप लोगों के साथ क्यों चीट कर रहे हो भाई? तो इसलिए इस तरह की जो चीज़ें हैं वो मुझे अच्छी नहीं लगती, और इसलिए मैं बहुत ही प्रैक्टिकल बात करता हूँ। अब रहा सवाल बीजेपी का, तो बीजेपी को भी मैं क्रिटिसाइज करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बीजेपी का मेंबर हूँ, नो, मैं बीजेपी का समर्थक हूँ, क्योंकि बीजेपी अच्छा काम करती है। लेकिन जब अच्छा काम नहीं करती तो मैं उसे टोकता भी हूँ। रिसेंटली मेरा वीडियो निकाल के देखिए, जब पंजाब के और बाकी के राज्यों के चुनाव के नतीजे आए थे, तो मैंने क्या कहा था? जो पाया उसमें खो न जाए, जो खोया उसका ध्यान करे, मैंने कहा था। और उस पॉडकास्ट में मैंने ये कहा था कि जो हमारी सेंटर की फोर्स है उसको सामने आना चाहिए, और उनको पंजाब में जो हुआ है उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि पंजाब में बीजेपी खुद को प्रूव नहीं कर पाई, और उस मलाल को लेकर आत्म परीक्षण करके काम करना चाहिए। ये क्या जल्लोष कर रहे हो? ये किस तरह का सेलिब्रेशन आप कर रहे हो? पंजाब देश का एक बहुत ही सेंसिटिव राज्य है, और उस राज्य में अपॉर्चुनिटी होते हुए उस अपॉर्चुनिटी को आप इनकैश नहीं कर सकते। तो मैं आपको क्रिटिसाइज करूंगा, और मैंने किया है, रिसेंटली किया है। आप जाके मेरे चैनल पे देखिए, मैं यहाँ पर वो जो था, जो पाया उसमें खो न जाए, जो खोया उसका ध्यान करे, वो वीडियो जो है वो यहाँ पर मैं ऊपर पिन कर दूंगा। वो वीडियो भी आप जाके देख सकते हैं। कहने का मतलब है कि जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। वो बीजेपी, शिवसेना, बाकी मुझे पता नहीं। मेरा देश सबसे पहले आता है, और देश के बारे में मैं हमेशा बात करते रहूँगा, ठीक है? तो अभी मैंने ऑलमोस्ट 5-6-7 मिनट इसी में गवा दिए कि मैं बायस होकर बात नहीं करता, क्योंकि मेरे को कमेंट आते हैं भाई बहुत सारे अलग अलग। जो 2 वीडियोस मैंने बनाए हैं महाराष्ट्र पॉलिटिक्स पर, अलग अलग कमेंट्स आए मेरे को। कुछ लोगों ने कहा कि मुंह बंद कर, कुछ लोगों ने कहा कि पॉलिटिकल बातें मत करो, कुछ लोगों ने कहा कि दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस। तो किसका बिजनेस है? देश में नहीं रहते क्या हम बात नहीं करेंगे तो कौन बात करेगा? लेकिन कुछ लोगों ने ये भी बताया कि तुम अंधभक्त हो, तुम सिर्फ बीजेपी को ही एडमायर करते हो, इसलिए बीजेपी के चश्मे से इसे मत देखो, एक जनता की नज़र से देख के मुझे बताओ। तो इसलिए मुझे लगा कि ये आपको बताना चाहिए, और इसीलिए मैंने इतना लेक्चर झाड़ दिया आपको। खैर, तो बीजेपी के ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी ने जानबूझकर सब किया, और इसलिए लोग बीजेपी को सपोर्ट नहीं करेंगे, बीजेपी को लोग गाली दे रहे हैं। सबसे पहले जब देवेंद्र फडणवीस जी ने सीएम की जो कुर्सी थी उसका जब त्याग किया, उन्होंने सेक्रीफाइस किया, और वो चेयर जो है उन्होंने दे दी किसको? आपके एकनाथ शिंदे जी को। तभी ये क्लियर हुआ था कि बीजेपी ने सत्ता के लिए ये नहीं किया है। लेकिन फिर भी मुझे लगा कि इसके बारे में बात करनी चाहिए। तो आप मेरे को बताओ, कंगना राणावत, विवेक अग्निहोत्री, केतकी चितड़े, नवनीत राणा, उसके बाद आपके सुशांत राजपूत, किरीट सोमैया, कितने नाम गिनाऊं मैं आपको? इन लोगों को शिवसेना ने किस तरह से सताया था। अब इन्होंने, शिवसेना ने इनको सताया था, ये तो आप सबको पता है। कंगना का डायलॉग भी बहुत वायरल हो चुका था जब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने थे। उद्धव ठाकरे नाम लेके कहा था उसने, उद्धव ठाकरे आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, एक जैसे नहीं घूमता, ये कहा था कंगना ने। और जब नवनीत राणा के ऊपर एक्शन हुई थी तो सच में मैं रोया था यार, ये कौन सी शिवसेना है?
क्या है कि रोड पर मुंबई में लोग नमाज अदा करते थे। देखिए, किसी के प्रार्थना को कोई भी विरोध नहीं कर सकता, मैं भी नहीं करता, लेकिन उसकी वजह से क्या होता था, ट्रैफिक बहुत जाम होता था वहां का। अब ये वहां का जो सिस्टम था वो समझ नहीं पा रहा था, इसलिए तब बाला साहब ठाकरे जी ने क्या किया, सामूहिक आरती का आयोजन किया। अगर आप रोड पर ट्रैफिक जाम करके नमाज अदा कर रहे हो तो हम भी आरती करेंगे, महाआरती करेंगे। वो शिवसेना कहा, और हनुमान चालीसा मातोश्री के सामने आप बोलते हो, ऐसा कहते कैसे हो, कैसे आप ऐसा कह सकते हो? ये सवाल करके उनको जेल में डालना, उनको जेल में सिर्फ 1 घंटा 2 घंटे के लिए नहीं रखा, कई दिनों तक उनको जेल में रखा था, अलग अलग जेल में रखा था, हस्बैंड एंड वाइफ को। ये जब मैंने देखा ना तो मेरा दिल अंदर से टूट चुका था। ये शिवसेना हो ही नहीं सकती। और जो शिव सैनिक है ना, उनको इस चीज की सबसे बड़ी तकलीफ होती है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? और इसलिए शिव सैनिक जो है वो इस तरह की बातें टॉलरेट नहीं कर सकते। ये अभी अचानक से कैसे हुआ? अचानक से नहीं हुआ। उद्धव ठाकरे को पता था कि उनकी पार्टी टूटने वाली है, उनकी पार्टी फूटने वाली है। उन्होंने कोशिशें भी बहुत करी है। एकनाथ शिंदे ने जब फ्लोर टेस्ट जीता तो उन्होंने बताया कि उनको सीएम साहब का फोन गया था, तब के सीएम उद्धव ठाकरे का, कहाँ जा रहे हो? उन्होंने बताया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ मुझे पता नहीं है। इसका मतलब वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको कंट्रोल नहीं हुआ है। और यहाँ फिर एक बार मैं बाला साहेब ठाकरे जी को लेके आऊँगा। जब उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे संघर्ष हुआ था तो पूरा राज्य, महाराष्ट्र राज्य जो है वो एक तरह से जल रहा था, दंगे हो रहे थे राज्य में। और ये सब क्यों हो रहा था? क्योंकि एक घर में 2 भाई जिनका एक दूसरे के साथ नहीं बन रहा है और वो अलग होना चाहते हैं। इस तरह से, मतलब एक घर में प्रॉपर्टी को लेकर मामला होता है ना, उस तरह से इसको बनाया गया था। लेकिन आज पता चल रहा है कि राज ठाकरे ने तब क्या कहा था एग्जैक्टली। 2017 में एमएनएस के कुछ नगर सेवकों को, 6 नगर सेवकों को उद्धव ठाकरे ने पैसे देके खरीदा था। उसके बाद राज ठाकरे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। आप जाके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए और उसके बाद मुझे बताइए उन्होंने क्या कहा था। आपको ऐसा लगेगा कि आज की सिचुएशन पर राज ठाकरे बात कर रहे हैं। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि उद्धव ठाकरे एक एलिजिबल स्टेटमैन नहीं है, उनमें वो काबिलियत नहीं है, लेकिन फिर भी वो कोशिश कर रहे हैं कि वो उस कुर्सी पर बैठे। और इसमें उन्होंने पूरी शिवसेना को तोड़ दिया, पूरी शिवसेना को बर्बाद कर दिया। जब ये सब मैं देख रहा था, आपको क्या लगता है? मुझे खुशी हुई होगी अंदर से। मैं आपको बता रहा हूं ना कि जब ये मैं देख रहा था, मेरा दिल अंदर से टूट रहा था, रो रहा था मैं। कन्नड़ा में एक कहावत है, भेंकी हट्टीले बूदी। मतलब आप जितने अग्रेसिव होते हो ना, आपके बाद का वर्जन उतना ही सॉफ्ट या फिर बेकार निकलता है। भेंकी हट्टीले बूदी, बूदी का मतलब ऐश, राख, और बैंक मतलब फायर, आग। आग जलने के बाद क्या पैदा होता है? राख। तो ये उद्धव ठाकरे उस तरह से निकले हैं, ऐसा मैं साफ साफ यहाँ पर कहना चाहता हूँ। और वो अगर एलिजिबल नहीं है, वो उनके एमएलएस को संभाल नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए बीजेपी कैसे जिम्मेदार हो सकती है, ये आप मेरे को बताओ। अभी जो मैंने नाम आपको गिनवाए वो इसलिए गिनवाए मैंने, कंगना रनावत, विवेक अग्निहोत्री, केतकी चितड़े, नवनीत राणा, ये सब नाम इसलिए मैंने गिनवाए क्योंकि उद्धव ठाकरे साहब को कोविड में काम करने के लिए नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि कोविड था, लॉकडाउन था, काम नहीं हो रहा था। इनके घरों पर एक्शन हो रही थी, इनके ऊपर एक्शन हो रही थी। बिल्कुल लॉकडाउन में पुलिस गई थी विवेक अग्निहोत्री के घर में उनको अरेस्ट करने के लिए। आप जाके विवेक अग्निहोत्री का स्टेटमेंट तो चेक करो। इस तरह से वाहियात अगर आप सत्ता चलाओगे तो आप सत्ता पे कैसे कंटिन्यू हो पाओगे, ये आप मुझे बताओ। और किरीट सोमैया के ऊपर जिस तरह से इन्होंने अत्याचार करने की कोशिश की है, आप सब जानते हैं। इसमें मैं पालघर में जो साधु के ऊपर हुआ था उसके बारे में भी बात करना चाहूँगा। जिन साधुओं की बात बाला साहब करते थे, तो वही बाला साहब की शिवसेना के सरकार में उन्होंने एक साधु को मतलब छोड़ दिया अपने हाल पर, बचा नहीं पाए। और आप कहते हो कि इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है? हाँ, अर्णव गोस्वामी के ऊपर किस तरह से रिवेंज की पॉलिसी की थी इन्होंने। अर्णव के ऊपर रिवेंज लेने वाली सेना अब किधर गई? तो उसके लिए भी बीजेपी ही जिम्मेदार है क्या? आप थोड़ा अंदर जाके देखो। अगर आपको पॉलिटिक्स नहीं समझ में आती तो स्टडी करके देखो। जिस तरह से मैकेनिज्म चलाया था पूरा स्टेट का उद्धव ठाकरे ने और आदित्य ठाकरे ने, उसमें उन्होंने इतना पागलपन किया। कन्नड़ा का और एक लाइन याद आ रही है मुझे, कागी कयाक दरबार,
उसके बाद जो है वो मैं आपको कोट नहीं करूँगा। इसका मतलब है कि जो कौवा होता है ना, उसके हाथ में अगर आप दरबार दे दोगे तो वो दरबार में क्या करेगा पॉटी करके रखेगा सब जगह। लिटरली वैसा किया है इन लोगों ने, लिटरली वैसा, मैं बिल्कुल भी एग्जैजुरेट नहीं कर रहा हूँ। और आप कह रहे हो कि बीजेपी जिम्मेदार है, मैं तो आपको कहना चाहता हूँ कि बीजेपी नहीं, एनसीपी जिम्मेदार है। हाँ, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि ये जो शिवसेना फूटी है, इसकी भनक एनसीपी यानी कि शरद पवार की पार्टी को भी थी, लेकिन शरद पवार की पार्टी ने उनको प्रोवोक किया या फिर उनको प्रोत्साहन दिया कि जाओ आप करो। ये क्यों किया, इसका एग्जाम्पल देखिए मैं आपको बताऊंगा। जब उद्धव ठाकरे ने हीरो बनने की कोशिश करी, जब उद्धव ठाकरे ने कुछ फैसले लिए लास्ट में, जब उन्होंने रेजिग्नेशन दिया था, जब बताया रेजिग्नेशन के बारे में, तब औरंगाबाद का नाम बदल के संभाजीनगर, और एक भाषण में उन्होंने खुद ने कहा था क्या जरूरत है नाम बदलने की, मैं कहता हूं ना संभाजीनगर हो गया, ऐसा कहा था। फिर क्यों नाम बदलने को चले गए आप? बाय द वे, जब आप नाम बदलने को चले गए, नाम आपने बदल दिया, ऐसे वैसे करके आपने क्या किया मुझे नहीं पता, लेकिन उसके बाद की रिएक्शन ये थी कि एनसीपी और कांग्रेस में जो छोटे छोटे लीडर थे संगठन में, उनमें करीब करीब 600 से लेकर 1000 लोगों ने रेजिग्नेशन दे दिया कि ये डिसीजन आप लेते कैसे हो। इसका मतलब जैसे शिवसेना के एमएलए को प्रॉब्लम आ रही थी चुनाव जीतने में कि अब लोगों के सामने हम कैसे जाएंगे, जिनके साथ आज तक हमने लड़ाई की, उनके कंधे को कंधा मिलाकर हम लोगों के बीच में कैसे जाएंगे। होट जो है वो शिवसेना का भी कट रहा था और होट जो है वो एनसीपी और कांग्रेस का भी कट रहा था, क्योंकि कांग्रेस और एनसीपी के जो हार्डकोर सपोर्टर्स है ना, उनको ये बात अच्छी नहीं लगी कि ये शिवसेना के साथ गए हैं। और इसलिए मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि एनसीपी ने प्रोवोक किया है। किस तरह से मैं ये दावा कर सकता हूं, वो मैं जब मैं फ्लोर टेस्ट के बाद सदन की कार्यवाही देख रहा था तो मुझे पता चला। जो एक ठंडक अपोजिशन में थी, एनसीपी और कांग्रेस में थी, वो ठंडक मुझे बता रही थी कि इन लोगों ने भी साथ दिया है, और इसलिए उद्धव ठाकरे भी ये जो बगावत हो गई या फिर ये जो क्रांति हो गई, इस क्रांति को रोक नहीं पाए। और इसलिए मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, फिर दोबारा कह रहा हूँ कि एनसीपी, शरद पवार, कांग्रेस, इन सब लोगों ने जो एमएलए में क्रांति हुई है, उस क्रांति में इन लोगों ने सपोर्ट किया है, क्योंकि उनकी भी रोजी रोटी जो है ना वो धोखे में आ चुकी थी। इसका मतलब समझ रहे हो आप क्या है? इसका मतलब है बीजेपी ने फिर से खुद का नुकसान कर लिया। देखो, लोग वोट किस बेसिस पर करते हैं? आइडियोलॉजी के बेसिस पर करते हैं। जो हिंदुत्व के आइडियोलॉजी पर वोट करते थे लोग, वो शिवसेना को वोट नहीं करने वाले थे, उल्टा उनके वोट आपस में बट रहे थे। पहले कौन था? सिर्फ कांग्रेस और एनसीपी, बाकी छोटे मोटे दल थे। अब क्या हो गया, उसमें शिवसेना भी आ गई, तो फायदा किसको हो रहा है? हिंदुत्व के वोट किसको मिलेंगे? शिवसेना के, बीजेपी को ही मिलेंगे ना। ये जानते हुए भी अगर बीजेपी फिर एक बार शिवसेना को बचाने के लिए आगे आती है और आप कहते हो कि बीजेपी ने शिवसेना को फोड़ा, तो ये जो मेरा विश्लेषण है ये आप सुनेंगे मेरे अगले पार्ट में। तो इसका जो बचा हुआ पार्ट है वो मैं बहुत ही जल्द अपलोड करूँगा। मैंने एक समय सीमा तय कर ली है कि मैं 20 मिनट से ज़्यादा के पॉडकास्ट अपलोड नहीं करूँगा, और इसलिए आज 20 मिनट का किया है, कल बचा हुआ करूँगा। थोड़ा सा इंतज़ार करिए, और फिलहाल मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, मेरे पॉडकास्ट को लाइक करके मेरे चैनल को लोगों के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच। नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम।